नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका बीपीएससी स्टडी पॉइंट में। पॉलिटी के लेक्चर सीरीज के अंतर्गत हम लोग संघीय कार्यपालिका के बारे में देख रहे हैं। इसे 4 भागों में डिवाइड किया गया है: राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद और महान्यायवादी। अभी तक हमने राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के बारे में पिछले लेक्चर में हमने देखा था, लास्ट डे। तो अभी तक हमने उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति के बारे में सारे प्रावधानों को देख लिया। राष्ट्रपति प्रथम नागरिक होता है, सर्वोच्च सेनापति होता है, सारे शासन के काम इसी के अंतर्गत होता है, ठीक है, इन्हीं के नाम से होता है। सबसे ताकतवर अगर किसी को कहा जाए भारत में तो वो राष्ट्रपति ही होता है। उसके बाद उपराष्ट्रपति के संबंधित प्रावधान को हमने कल वाले लेक्चर में देखा। आज हम लोग प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद के बारे में देखेंगे। तो देखिए, इसमें आज हम लोग क्या क्या देखने वाले हैं, एक बार इसके बारे में बता देते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि मंत्रिपरिषद से संबंधित प्रावधान क्या है, या मंत्रिपरिषद से संबंधित प्रावधान क्या है। उसके बाद किसी भी मंत्री के शपथ या उसका चुनाव कैसे होता है, नॉमिनेट कैसे होता है, सॉरी चुनाव नहीं बल्कि मनोनयन, उसका नॉमिनेशन कैसे होता है, किसी भी मंत्री को किस तरीके से चुना जाता है, इसके बारे में हम लोग देखेंगे। फिर देखेंगे कि प्रधानमंत्री या मंत्री या जो मंत्रिपरिषद है वो करता क्या है, उसका काम क्या है भारत के राजनीति के संदर्भ में, इस चीज़ के बारे में चर्चा करेंगे, ठीक है। और उसके बाद उसके उत्तरदायित्व के बारे में, इसके बारे में चर्चा होगी। उसके बाद हम लोग चर्चा करेंगे जो हमेशा अंतर का और एक मतलब क्या बोले कंट्राडिक्शन बना रहता है मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल में, ठीक है। इसकी चर्चा करेंगे कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर क्या है, ठीक है ना। तो ये मंत्रिमंडल और मंत्रिपरिषद के बारे में हम लोग डिटेल से अभी चर्चा करेंगे, क्योंकि ये अक्सर थोड़ा सा दिमाग में कंफ्यूज हो जाता है कि मंत्रिपरिषद, कभी कभार सुनते हैं हम लोग मंत्रिपरिषद के बारे में, कभी कभार सुनते हैं मंत्रिमंडल के बारे में। तो ये मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल है क्या। इसके साथ ही हम लोग ये भी चर्चा करेंगे कि भारत में कितने तरह के मंत्री होते हैं, ठीक है। तो भारत में 3 तरह के होते हैं। कैबिनेट मंत्री होते हैं, आप हमेशा सुने होंगे कि कैबिनेट मंत्री है। दूसरा राज्य मंत्री होता है, जो स्वतंत्र प्रभार भी इसे दिया जाता है। और तीसरा जो होता है वो उपमंत्री होता है, ठीक है। तो इनके बारे में चर्चा करेंगे कि कौन कैबिनेट मंत्री होते हैं, कौन राज्य मंत्री होते हैं, उनकी क्या विशेषताएं हैं, क्या उनका संरचना है, क्या कार्य है, इन सब चीज़ों के बारे में चर्चा करेंगे अभी। इसके अलावा एक और बहुत ही यूनिक टर्म जिसे हम लोग आंतरिक कैबिनेट क्या कहते हैं, आंतरिक कैबिनेट, या इसे ही किचन कैबिनेट कहा जाता है। आप हमेशा ये चीज़ सुनते होंगे, किचन कैबिनेट। तो इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो देखिए, आज के वीडियो लेक्चर में क्या चर्चा होने वाला है इसके बारे में हमने बता दिया। अब आइए बिना देर किए हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए देखते हैं यहाँ पे। देखिए, आपको राष्ट्रपति का अगर अनुच्छेद याद होगा, या राष्ट्रपति जब हम लोग पढ़ रहे थे तो वो अगर याद होगा, तो उसमें अनुच्छेद 53 में एक प्रोविजन था। वहाँ पर बताया गया था कि राष्ट्रपति को उसके कार्य को करने के लिए अधीनस्थ अधिकारी होंगे, अर्थात राष्ट्रपति अपने कार्य को या तो स्वयं करेगा या अधीनस्थ अधिकारी के माध्यम से करेगा। और अनुच्छेद राष्ट्रपति के समय में भी हमने अनुच्छेद 74 पढ़ा था, जिसके अंतर्गत हमने पढ़ा था कि राष्ट्रपति को या राष्ट्रपति कोई भी काम करेंगे तो उसके लिए एक सलाहकारी संस्था होगी जिसका नाम मंत्रिपरिषद होगा, अर्थात वो मंत्रिपरिषद के सलाह के बाद ही कोई काम करेंगे। जिस तरीके से हम लोग के घर में भी अगर कोई डिसीजन निर्णय लिया जाता है तो 2-4 लोग जो डिसीजन मेकिंग लोग होते हैं, ठीक है ना, उनसे पूछ करके लिया जाता है और आपस में चर्चा करके लिया जाता है। आप भी जानते हैं घर में भी होता है ऐसा, किसी बात को डिसीजन लेना है, कहीं घूमने जाने का प्लान करना है, तो मम्मी पापा बाल बच्चे जितने भी हैं सारे लोग आपस में डिस्कशन करते हैं कि हाँ कहाँ चला जाए घूमने, ठीक है ना। उसी तरीके से यहाँ भी होता है, देश में भी होता है, हमारे भारत में भी होता है। राष्ट्रपति तो हेड है। अब राष्ट्रपति हेड है, शासन का काम करेगा, तो उसके लिए कोई ना कोई तो सहायता के लिए चाहिए ना। एक अकेला आदमी 140 करोड़ जनता के लिए भविष्य का निर्धारण कैसे कर सकता है। तो इनकी सहायता के लिए जो संस्था होती है या जो लोगों का समूह होता है उसे ही मंत्रिपरिषद कहा जाता है, ठीक है। तो मंत्रिपरिषद से संबंधित मुख्य रूप से 2 अनुच्छेद में दिया हुआ है। एक तो अनुच्छेद 74 में दिया हुआ है और एक अनुच्छेद
75 में दिया हुआ है। तो अनुच्छेद 74 में क्या दिया हुआ है, समझिए इस चीज को। इसमें बताया हुआ है कि राष्ट्रपति के सहायता हेतु एक एक ग्रुप होगा, लोगों का, मंत्रियों का ग्रुप होगा, जिसे मंत्रिपरिषद कहेंगे, जिसका प्रधानमंत्री होगा। अर्थात राष्ट्रपति को उसके कार्य के संपादन और सलाह के लिए एक मंत्रिपरिषद होगा, जिसका प्रधान कौन होगा, प्रधानमंत्री। इतना चीज दिया हुआ है अनुच्छेद 74 में, बात समझ के। उसके अलावा अनुच्छेद 75 में क्या दिया हुआ है, तो अनुच्छेद 75 में बाकी सारा चीज दिया हुआ है। बाकी सारा चीज कहने का मतलब कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करेगा, मंत्री की नियुक्ति कौन करेगा, कैसे होगा, ठीक है ना, कितने हाईएस्ट सदस्य संख्या हो सकता है। चलिए, तो इसके बारे में हम लोग एक एक करके समझते हैं। तो सबसे पहले अनुच्छेद 74 जिसमें हमने बताया कि राष्ट्रपति को उसके कार्य के संपादन व सलाह के लिए एक मंत्रिपरिषद का प्रावधान किया गया है, जिसका प्रधान प्रधानमंत्री होगा। ये समझ गए। अनुच्छेद 75, ये 7 नहीं है, अनुच्छेद 75 व्यापक है, इसे थोड़ा समझने की जरूरत है। अब देखिए, समझिए, अनुच्छेद 75 में बताया गया है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति, ठीक है ना, प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा। और प्रधानमंत्री किस व्यक्ति को राष्ट्रपति नियुक्त करेगा, तो जो लोकसभा में बहुमत दल का नेता होगा। और अगर किसी बहुमत दल का नेता का मतलब, जैसे अलग अलग पार्टियां हैं, बीजेपी, कांग्रेस, जनता दल, आप, ये सब जितने भी पार्टियां हैं, तो उसमें सबसे ज्यादा बहुमत जिसको प्राप्त होगा, जैसे मान लिया कि बहुमत का मतलब क्या होता है, 50% + 1 सीट होता है ना, 50% + 1 सीट। तो जिसके पास बहुमत आ जाएगा, ठीक है ना, उसके नेता को प्रधानमंत्री के रूप में चुन लिया जाएगा। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि बहुमत नहीं आता है, जो बहुमत, रिक्वायर्ड बहुमत है, जितना सीट चाहिए उतना कोई भी पार्टी नहीं प्राप्त करता है। तो वैसे कंडीशन में राष्ट्रपति अपने विवेक का यूज करता है, और वैसे किसी भी व्यक्ति को, जो सबसे बड़ी पार्टी है, सामान्यतः जो सबसे बड़ी पार्टी है, उसके नेता को वो प्रधानमंत्री के रूप में चुन लेता है। और वहां पर एक शर्त होता है, वो बोलता है कि ठीक है भैया, हम आपको प्रधानमंत्री तो बना दिए हैं, शुक्रगुजार रहिए हमारा, ठीक है, और लेकिन 1 महीना के अंदर आप संसद में, या सदन में, संसद नहीं, सदन में, लोकसभा में आप अपना विश्वास हासिल कर लीजिए, अर्थात बहुमत बना लीजिए। और नहीं बनाइएगा तो फिर हमको माफ कीजिएगा, हम तो आपको हटा देंगे। ये बात समझ गए, ये पहले भी रिपीट कर चुके हैं, ये आप समझिएगा यहाँ पर, ठीक है। तो पहली चीज तो ये हो गई कि वो प्रधानमंत्री का नियुक्ति करता है अनुच्छेद 75 के अंतर्गत। अब प्रधानमंत्री की नियुक्ति कर लिया, सबसे पहले प्रधानमंत्री की नियुक्ति कर लिया। अब प्रधानमंत्री सलाह देगा, क्योंकि मंत्रिपरिषद चाहिए ना, सिर्फ एक, ये तो प्रधानमंत्री उसका हेड हो गया, अब मंत्रिपरिषद कैसे आएगा। तो राष्ट्रपति को प्रधानमंत्री सलाह देगा, बोलेगा कि सर आप इस व्यक्ति को चुन लीजिए, इसको चुन लीजिए, इसको चुन लीजिए, इसको चुन लीजिए। अर्थात राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद के मंत्री का चुनाव प्रधानमंत्री के सलाह पर करते हैं। यहां पर एक चीज आपको समझने वाली बात है कि हमेशा ध्यान रखिएगा, एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछता है कि मंत्री व्यक्तिगत रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं, तो राष्ट्रपति के उत्तरदायी होते हैं, राष्ट्रपति के प्रति। अर्थात वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत होते हैं, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत, अर्थात कभी भी राष्ट्रपति उनको चाहे तो हटा सकता है। तो क्या कभी भी हटा सकता है, जब दिल करे, तो हाँ, जब दिल करे तब हटा सकता है। लेकिन एक शर्त है, और वो शर्त यह है कि प्रधानमंत्री उसको सलाह जरूर दे, अर्थात प्रधानमंत्री उसको जरूर बोले कि सर आप इसको हटा दीजिए, अब बहुत ज्यादा हो गया, एक बात नहीं मानना है। तो किसी मंत्री को हटाया कब जाता है, थोड़ा इससे इस चीज को भी समझ लीजिए, किसी मंत्री को कब हटाया जाता है। देखिए, मंत्रिपरिषद जो है हम लोग देखेंगे आगे, चलिए आगे देख ही लेते हैं। तो ये चीज तो समझ गए कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति और सभी मंत्रियों की नियुक्ति, और हर एक मंत्री व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होते हैं, लेकिन सामूहिक रूप से यह लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होता है, रिस्पॉन्सिबल होता है, लेकिन अगर सामूहिक पूरे ग्रुप की बात किया जाए तो पूरा ग्रुप जो है वो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। यह भी अनुच्छेद 75 में बताया गया है। तो अनुच्छेद 75 में क्या क्या बताया गया, नियुक्ति के बारे में, और उसके बाद इंडिविजुअली कैसे रिस्पॉन्सिबल होगा, और सामूहिक रूप से कैसे रिस्पॉन्सिबल होगा। क्योंकि आपको पता है कि भारत में संसदीय व्यवस्था है। भारत में क्या है, 2 प्रकार की व्यवस्थाएं की गई है, हम पहले ही बताए थे, एक संसदीय और एक अध्यक्षात्मक। संसदीय व्यवस्था के अंतर्गत क्या होता है कि कार्यपालिका
अपने कार्यों के लिए विधायिका के प्रति जिम्मेदार होती है। अर्थात कार्यपालिका कोई भी काम करेगा तो उसका जवाब विधायिका में देना पड़ेगा। इसके साथ इसमें एक और चीज सम्मिलित है कि अगर कभी भी विधायिका में अर्थात लोकसभा में, क्योंकि कार्यपालिका लोकसभा के प्रति, मंत्रिपरिषद जो है वो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है, तो कभी भी लोकसभा में किसी एक मंत्री या पूरे मंत्रिपरिषद के विरोध में अविश्वास प्रस्ताव पारित हो गया, अविश्वास करने का मतलब कि भैया अब आपका बहुमत नहीं रहा, अब लोग आप में विश्वास नहीं कर रहे हैं, वैसे कंडीशन में पूरा का पूरा लोकसभा, ये मंत्रिपरिषद क्या हो जाता है, सरकार गिर जाती है और लोकसभा खारिज हो जाता है। तो इसका मतलब ये भी है, सामूहिक उत्तरदायित्व का मतलब ये भी है कि अगर कोई भी मंत्री के प्रति या कोई भी मंत्रिपरिषद या पूरे मंत्रिपरिषद के प्रति लोकसभा में कोई प्रस्ताव, अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाता है, वैसे समय में सरकार गिर जाती है, ये ध्यान रखिएगा। अर्थात सरकार खत्म हो जाता है और दोबारा चुनाव होता है फिर। ठीक है, तो ये इतने चीजों को हमने बता दिया। इसके अलावा एक और चीज है कि अब आपके दिमाग में एक चीज आ रहा होगा, ठीक है प्रधानमंत्री बन गया, मंत्रिपरिषद आ गया, अब इस मंत्रिपरिषद में कितने मंत्री हो सकते हैं? ऐसा तो नहीं ना कि जितने संसद सदस्य चुन करके गए उन सारे को मंत्री बना दिया जाए, इसका कोई लिमिटेशन तो होना चाहिए। तो देखिए, जो मूल संविधान था हमारा, उसमें इसके बारे में कोई लिमिटेशन नहीं था, कुछ नहीं बताया गया कि कितना होना चाहिए, क्या होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। लेकिन 2003 में, कब 2003 में 91वां संविधान संशोधन 90th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के अंतर्गत यहाँ पर जो मंत्रिपरिषद के सदस्यों की संख्या है वो सदन के अर्थात लोकसभा के, किसके, लोकसभा के कुल सदस्य संख्या का 15% कर दिया गया है। ये ध्यान रखिएगा, हमेशा क्वेश्चन पूछते रहता है कि लोकसभा में या भारत सरकार के अंतर्गत मंत्रिपरिषद की कुल संख्या कितनी हो सकती है। पहला, कुल संसद के सदस्य का 15%, दूसरा लोकसभा के सदस्य का 15%, तीसरा राज्यसभा के सदस्य का 15%। तो यहां पर लोकसभा के सदस्य का 15%, टोटल कितना है लोकसभा में सदस्य, 552 है, तो 552 का 15% कितना होगा, आप देख लीजिए, उतना ही हाईएस्ट मंत्री हो सकता है। बात आ गई समझ में? ये पूरा कब आया, तो 91वां संविधान संशोधन 2003 में। ठीक है, चलिए इतना चीज तो समझ गए। एक और चीज ध्यान रखिए कि कोई भी मंत्री या मंत्रिपरिषद अगर 6 महीना तक के किसी सदन का सदस्य नहीं बन पाता या नहीं होता है तो वो अपने मंत्री के पद से त्याग दे देगा। क्योंकि आपको पता है कि कई बार राष्ट्रपति बिना सदन के सदस्य होते हुए, अब आपके दिमाग में ये भी आएगा कि क्या प्रधानमंत्री किसी भी व्यक्ति के बारे में सलाह दे सकता है कि आप इसे बना दीजिए, मतलब ऐरा गैरा कल के डेट में हम चाहें कि हम भी मंत्री बन जाए, तो ये संभव है क्या बिना चुनाव जीते हुए? तो हाँ, बिल्कुल संभव है। प्रधानमंत्री अगर किसी के बारे में सलाह दे तो वो, चाहे वो किसी लोकसभा का सदस्य हो या ना हो, राज्यसभा का सदस्य हो या ना हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो मंत्री बन सकता है, यहाँ तक कि वो प्रधानमंत्री भी बन सकता है। लेकिन इसके लिए शर्त होता है कि 6 महीना के अंदर वो किसी भी सदन का, लोकसभा का या राज्यसभा का, किसी भी सदन का वो क्या कर ले, सदस्यता ग्रहण कर ले। अगर नहीं ग्रहण करता है तो उसका पद जो है खत्म माना जाता है। इतना चीज समझ गए। इसके वेतन भत्ते जो है मंत्रिपरिषद के, किसी भी मंत्री के वेतन जो है वो एक संसद सदस्य के रूप में मिलता है, ये भी ध्यान रखिएगा। मंत्री के लिए अलग से वेतन की बात नहीं की गई है। मंत्री को जो वेतन दिया जाता है वो एक एमपी अर्थात मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, संसद सदस्य के रूप में दिया जाता है। लेकिन मंत्री को अलग से भत्ते बहुत ज़्यादा दिए जाते हैं, उनके लिए भत्तों का अलग से प्रावधान है, क्योंकि वो मंत्री है, बहुत सारी चीज़ों को देख रेख करना होता है। तो उनके आवास फ्री में मिलता है, कैबिनेट स्तर की सुविधाएं मिलती है, गार्डिंग मिलती है, उनको सिक्योरिटी मिलती है, तो ये सब बहुत सारी सुविधाएं हैं। लेकिन अगर वेतन की बात की जाए तो जिस तरीके से हम राज्यसभा में देखे थे कि राज्यसभा का जो सभापति होता है तो सभापति के रूप में उपराष्ट्रपति को पेमेंट मिलता है, न कि उपराष्ट्रपति के रूप में मिलता है। उसी तरीके से यहाँ पे संसद सदस्य के रूप में किसी मंत्री या प्रधानमंत्री को पेमेंट मिलता है, न कि उसके मंत्री होने के रूप में। तो इन सारी चीज़ों को हमने देख लिया। ठीक है, अब हम समझते हैं कि प्रधानमंत्री क्या काम करता है। तो देखिए, प्रधानमंत्री का सबसे बड़ा काम होता है, चलिए आइए देखते हैं, इधर इस स्लाइड को देख लेते हैं, इसमें क्या दिया हुआ है, बाकी तो बाद में कर लेंगे। पूर्ण स्पष्ट बहुमत न मिलने पर, ये तो देख ही लिए, 1 माह के अंदर विश्वास मत हासिल करना है। ठीक है, नियुक्ति करवाता है, 6 माह के अंदर राज्यसभा लोकसभा के सदस्य बनना जरूरी है। इन सारी चीज़ों को हमने देख लिया।
अब शपथ और पदावधि के बारे में देखते हैं। तो देखिए, किसी भी मंत्री अर्थात प्रधानमंत्री या किसी भी मंत्री का जो शपथ है वो कौन दिलवाता है? तो नियुक्ति कौन करवाता है? राष्ट्रपति। तो शपथ भी कौन दिलवाता है? राष्ट्रपति या राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त कोई व्यक्ति, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। और पदावधि क्या होती है? तो सामान्यतः 5 वर्ष तक के। लोकसभा का चुनाव कितने दिन के बाद होता है? 5 वर्ष के बाद होता है। लेकिन कभी भी त्यागपत्र दे सकता है कोई भी मंत्री या पूरा मंत्रिपरिषद। और अगर लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव हो जाए, या यहां पर देखिए अविश्वास प्रस्ताव हो जाए, तब तो खत्म हो जाएगा टेन्योर। इसके साथ कोई विधेयक पर अगर पारित न हो, लोकसभा में कोई विधेयक अगर पारित नहीं हो पाए तो भी मंत्रिपरिषद या सरकार गिर जाती है। अब पूछिएगा कि कैसे, विधेयक से क्या संबंध है? तो आप देखिए, लोकसभा में विधेयक पारित न हुआ, इसका मतलब क्या हुआ? कि आपका बहुमत नहीं है। क्योंकि अगर बहुमत होता फिर तो आपको बहुमत मिल जाता, विधेयक तो पारित हो जाता लोकसभा में। क्योंकि अगर 100 सीट है टोटल और 51 सीट आपको मिल गया तो आपका विधेयक तो पारित हो गया। अब इसका मतलब 51 भी नहीं मिल रहा है, कहने का मतलब आप अब बहुमत में नहीं है। और जब बहुमत में नहीं है और तो सरकार रखने का अधिकार तो आपको है नहीं, फिर आपको वैसे कंडीशन में हटना पड़ेगा। यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात है कि ये लोकसभा की बात की जा रही है, राज्यसभा से कोई मतलब नहीं है। राज्यसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया भी नहीं जा सकता है, और अगर राज्यसभा में कोई विधेयक पारित नहीं होता है तो वहाँ पर सरकार का गिरना जरूरी नहीं होता है, ठीक है। प्रधानमंत्री के निधन होने पर भी पूरा मंत्रिपरिषद बर्खास्त हो जाता है। अब प्रधानमंत्री के निधन हो गई, मान लिया प्रधानमंत्री के सलाह पर ही तो सारे मंत्री आए थे, अब दूसरे नए प्रधानमंत्री आएंगे, अब उनको ये इन मंत्रियों से लगाव है नहीं है, इनके साथ कोऑर्डिनेशन चलेगा नहीं चलेगा, ठीक है ना। तो प्रधानमंत्री के निधन के साथ साथ मंत्रिपरिषद बर्खास्त हो जाता है। लेकिन कोई मंत्री मर जाए तो उससे कुछ नहीं फर्क पड़ता है, बल्कि प्रधानमंत्री किसी और को चुन लेगा, ठीक है। प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत या कोई भी मंत्री प्रसाद पर्यंत काम करता है, और राष्ट्रपति तभी बर्खास्त कर सकता है। इसका मतलब ये नहीं है कि प्रसाद पर्यंत का मतलब ये नहीं है कि जब चाहे दिल में आए, हाँ भाई चलो आज गुस्सा हो गए, चलो तुमको प्रधानमंत्री के पद से हटा दिए, ऐसी बात नहीं होती है, ठीक है ना। वहाँ पे जब लोकसभा में बहुमत खत्म हो जाए तब जाकर के उसे हटाया जा सकता है। तो ये सारी चीज़ें हमने पहले भी देख लिया था। अब देखते हैं प्रधानमंत्री के कार्य क्या क्या हैं। तो देखिए, प्रधानमंत्री के कार्य, सबसे पहले यह नीति निर्माता होता है, सभी मंत्रियों का प्रधान होता है, विभिन्न मंत्रालय आवंटित करता है सभी मंत्रियों को कि किसको क्या दिया जाएगा। जैसे निर्मला सीतारमण को अभी वित्त मंत्री बनाया हुआ है, ठीक है ना, अमित शाह को गृह मंत्री बनाया हुआ। तो ये जो मंत्रालय का डिवीजन होता है वो प्रधानमंत्री ही करता है। मंत्रिपरिषद के बैठक की अध्यक्षता करता है। किसी मंत्री के त्याग देने पर या राष्ट्रपति के बर्खास्त करने के लिए यह सलाह दे सकता है। स्वयं खुद त्याग पत्र देकर के मंत्रिपरिषद को बर्खास्त कर सकता है, ठीक है ना। और नृत्य नहीं, नीति निर्धारण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। एक और चीज ध्यान रखिएगा, अगर कोई पूरा मंत्रिपरिषद जो है, पूरा मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से उत्तरदायी का मतलब एक बात यह भी है कि अगर मंत्रिमंडल या मंत्रिपरिषद कोई डिसीजन लिया, बोला कि भाई ये काम करना है, मान लो कि ये काम कोई भी करना है, लेकिन कोई एक व्यक्ति, कोई एक मंत्री बोला उससे संतुष्ट नहीं है। जैसे आपको पता होगा 1953 में, कब 1953 में हिंदू कोड बिल से BR अम्बेडकर सहमत नहीं थे और इस कंडीशन में वो त्यागपत्र दे दिए थे। तो आप ये ध्यान रखिएगा कि जब भी मंत्रिपरिषद के या मंत्रिमंडल के किसी भी फैसला से कोई व्यक्ति संतुष्ट नहीं होता है या उसका विरोध करता है तो प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को यह सलाह दे सकता है कि आप इसे बर्खास्त कर दीजिए, अर्थात इसे हटा दीजिए। कहने का मतलब है कि अगर मंत्रिपरिषद का कोई भी डिसीजन आया तो उसे हर एक मंत्री को मानना ही मानना है और त्यागपत्र देना पड़ता है या बर्खास्त कर दिया जाता है। यह बात आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, राष्ट्रपति के संदर्भ में प्रधानमंत्री क्या करता है। तो देखिए, राष्ट्रपति कभी भी चाहे तो प्रधानमंत्री से कोई विधायिका संबंधित या कोई कार्यपालिका संबंधी किसी भी विषय में पूछताछ कर सकता है, कुछ भी कर सकता है, कोई भी जानकारी मांग सकता है, कुछ भी कर सकता है, या प्रशासन से संबंधित कोई भी निर्णय जो मंत्रिपरिषद द्वारा लिया गया है उसके बारे में वो क्या कर सकता है, बोल सकता है कि मेरे सामने रखो। तो यहां पर देखिए क्या लिखा है कि संघ के प्रशासन और विधान से संबंधित कोई भी सूचना राष्ट्रपति को प्रदान करता है,
और खास करके जब राष्ट्रपति जब मांगे तब तब उसे देना है प्रधानमंत्री को। राष्ट्रपति के निर्देशानुसार किसी विषय को मंत्रिपरिषद के समक्ष रखता है। देखिए कई बार क्या होता है कि कोई एक मंत्री या सिर्फ अकेले प्रधानमंत्री किसी फैसला को ले लिए, मंत्रिपरिषद में उसका डिस्कशन नहीं हुआ, वैसे कंडीशन में राष्ट्रपति चाहे तो वो उस विषय को मंत्रिपरिषद के सामने रखवा सकता है, ठीक है। और राष्ट्रपति को सलाह देकर विभिन्न पदाधिकारियों की नियुक्ति करवाता है, जैसे महान्यायवादी अब जैसे प्रधानमंत्री ही तो सलाह देता है ना कि महान्यायवादी की नियुक्ति कर दीजिए, महालेखाकार परीक्षक की नियुक्ति कर दीजिए, तो इसकी नियुक्ति कर दीजिए, तो वो सारा चीज राष्ट्रपति से संबंधित इसके कार्य हो गए। संसद के संबंधित कार्य क्या हो गए, तो लोकसभा का यह नेता होता है, पहले ही बता दिया, ठीक है ना। उसके बाद सत्र आहूत या सत्रावसान करने के लिए राष्ट्रपति को सलाह देता है। राष्ट्रपति के शक्ति में हम लोग पढ़े थे कि राष्ट्रपति को यह पावर है कि किसी भी सत्र को बुला सकता है, ठीक है, या सत्र को विघटित कर सकता है, अर्थात सत्रावसान कर सकता है, ठीक है ना। तो ये जो करता है राष्ट्रपति, वो किसके सलाह से करता है, प्रधानमंत्री के सलाह से करता है, ये ध्यान रखिएगा। और या प्रधानमंत्री कभी भी चाहे तो लोकसभा के विघटन का सिफारिश कर सकता है, जैसे नरेंद्र मोदी अभी साल भर भी चुनाव का नहीं हुआ है और चाहें तो राष्ट्रपति को बोल दे कि सर आप लोकसभा का विघटित कर दीजिए, जो फिर से चुनाव करवा लेते हैं, तो ऐसे में भी हो सकता है। तो ये सारा चीज प्रधानमंत्री का दायित्व है, ठीक है। और भी कुछ शक्ति और कार्य होते हैं, जैसे नीति आयोग का अध्यक्ष जो होता है, राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष होता है, अंतर्राज्यीय परिषद का अध्यक्ष होता है, अंतर्राज्यीय राष्ट्रीय जल संसाधन का अध्यक्ष होता है। इस तरीके से विभिन्न आयोगों का ये क्या होता है, अध्यक्ष होता है, ठीक है। केंद्र सरकार के साथ साथ केंद्र के साथ साथ विदेश नीति को भी मूर्त रूप प्रदान करता है, क्योंकि आपको पता है कि वैदेशिक जितने भी साइन होते हैं वो सारे के सारे राष्ट्रपति के नाम से होते हैं, पर उसे व्यवहारिक रूप देने का काम प्रधानमंत्री ही करता है। और सेनाओं का प्रमुख तो होता है राष्ट्रपति, लेकिन राजनीतिक प्रमुख प्रधानमंत्री होता है। तो ये सारी चीजें थी, इसके बारे में आई होप अच्छे तरीके से सदस्य आप समझ गए होंगे। अब कुछ और पॉइंट आपको बता देते हैं। जैसे कोई भी मंत्री है, मान लिया जाए कि मंत्री ए है, ठीक है, तो मंत्री आपको पता है कि मंत्री कहीं से भी बन सकता है, या तो लोकसभा से बन सकता है या राज्यसभा से बन सकता है, अर्थात लोकसभा सदस्य भी मंत्री बन सकते हैं और राज्यसभा सदस्य भी मंत्री बन सकते हैं। और जो व्यक्ति जो किसी सदन का सदस्य नहीं है और वो मंत्री बन गया, तो 6 महीना के अंदर ये लोकसभा या राज्यसभा कहीं भी या तो निर्वाचित हो के आ जाए या नहीं तो मनोनीत होकर के आ जाए, उसे रहना ही पड़ेगा किसी न किसी का सदस्य 6 महीना बाद। अब मान लिया जाए कि कोई व्यक्ति ए है, कोई मंत्री ए है, ठीक है, जो लोकसभा सदस्य है, तो किसी भी मंत्री को सदन के अर्थात लोकसभा या राज्यसभा के किसी भी कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार होता है। यह बात आप ध्यान रखिएगा। अर्थात लोकसभा या राज्यसभा कहीं भी कार्यवाही हो रही है तो वहां पर वो भाग ले सकता है, उसमें भाषण दे सकता है, कोई कुछ भी कर सकता है, लेकिन वोटिंग राइट, वोट सिर्फ अपने सदन में कर सकता है जहां का वो सदस्य है। जैसे मान लिया जाए कि एक कोई मंत्री है, ठीक है ना, तो वो तो किसी मैटर पर लोकसभा में जा सकता है, राज्यसभा में भी जा सकता है, लेकिन वोटिंग जो है वो लोकसभा में करेगा क्योंकि लोकसभा का सदस्य है, वो कभी भी राज्यसभा में वोटिंग नहीं कर सकता है। तो ये बात आप ध्यान रखिएगा, इसे बहुत ही ध्यान से समझ के मतलब ध्यान रखिएगा, ठीक है। एक और चीज आपको बताते हैं, अनुच्छेद 74 के तहत यह उपबंध था कि मंत्रिपरिषद जो है वो सलाह देती है राष्ट्रपति को कि आप ये काम करिए, ठीक है। 42वें संविधान संशोधन में ऐसा प्रोविजन कर दिया गया 1976 में कि अगर कोई भी सलाह मंत्रिपरिषद राष्ट्रपति को देती है तो वो राष्ट्रपति को मानना ही पड़ेगा, कोई ना नुकुर की बात नहीं है, ठीक है ना। अगर हम बोल दिए तो बोल दिए, मंत्रिपरिषद बोल दिया, प्रधानमंत्री सलाह दे दिया तो दे दिया, लेकिन 44वें संविधान संशोधन में बोला गया कि नहीं, राष्ट्रपति के पास अगर कोई सलाह दिया जाता है मंत्रिपरिषद द्वारा, ठीक है ना, तो राष्ट्रपति एक बार पुनर्विचार के लिए लौटा सकती है, एक बार मना कर सकती है, लेकिन अगर दोबारा वापस चला जाता है फिर राष्ट्रपति को क्या करना, काम करना बाध्य है, उसका सलाह मानना बाध्य है। तो ये 44वें संविधान संशोधन में सलाह को एक बार के लिए टाला जा सकता है और 42वें संविधान संशोधन में सलाह को बाध्यकारी बना दिया गया था, ठीक है। इसके साथ आप ध्यान रखिएगा कि राष्ट्रपति सलाह मानेगा ही मानेगा, इसके अलावा उसके पास कोई ऑप्शन है नहीं। चलिए, इन सारी चीजों को हमने देख लिया। अब कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देखते हैं। हम पहले ही बताए हैं
कि प्रधानमंत्री या कोई भी मंत्री बनने के लिए लोकसभा या राज्यसभा किसी के सदस्य आप बन सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है कि लोकसभा का ही सदस्य हो, हमेशा क्वेश्चन पूछता है, आप ध्यान रखिएगा। राज्यसभा के रूप में प्रधानमंत्री कौन कौन बने, तो इंदिरा गांधी बने 1966 में, HD देवेगौड़ा बने 1996 में, और मनमोहन सिंह 2004 और 2009 में बने हैं। अभी जो वर्तमान में नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हैं, ये लोकसभा के सदस्य हैं। अब आप कमेंट करके बताइए कि कौन से कंस्टिट्यूएंट क्षेत्र से, कौन से संविधान के क्षेत्र से, ठीक है ना, अर्थात प्रधानमंत्री किस क्षेत्र से चुनाव जीत करके अभी गए हैं, ये ध्यान दीजिए। उसके बाद ब्रिटेन की अगर बात करें तो ब्रिटेन में भी हाउस ऑफ कॉमन का सदस्य होता है प्रधानमंत्री। देखिए भारत के प्रधानमंत्री और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री में एक मूलभूत अंतर है। ब्रिटेन का प्रधानमंत्री जो होता है वो हाउस ऑफ कॉमन अर्थात निम्न सदन, जो हमारे यहाँ लोकसभा कहा जाता है, निम्न सदन का ही सदस्य होना जरूरी है। लेकिन भारत में निम्न या उच्च सदन कहीं का भी सदस्य हो सकता है प्रधानमंत्री, ये बात आप ध्यान रखिएगा। सबसे ज़्यादा दिन तक प्रधानमंत्री कौन रहे, नेहरू, 16 साल 9 महीने 13 दिन, ठीक है। उसके बाद प्रथम महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी, राज्यसभा सदस्य। चौधरी चरण सिंह कभी लोकसभा में उपस्थित न हुए, ये फैक्ट है कुछ, इसे ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। सब विश्वास प्रस्ताव प्राप्त करने में असफल होने वाले सबसे प्रथम प्रधानमंत्री विश्वनाथ प्रसाद सिंह थे, और सबसे कम दिन प्रधानमंत्री रहने वाले अटल बिहारी वाजपेयी 13 दिन। जगजीवन राम 32 साल तक केंद्रीय मंत्रिमंडल में रहे। ये कुछ फैक्ट था, इसे आप ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। इन सारी चीज़ों को आप समझ गए। ये प्रधानमंत्री की सूची है कुछ, आप इसे चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए या अपने किताब में पढ़ लीजिए, ये सारा कुछ दिया हुआ है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। हाँ ये देखिए, इसके बारे में भी हमने बता दिया कि अनुच्छेद 88 में दिया हुआ है सदन में मंत्रियों के अधिकार, अर्थात किसी भी सदन में बोल सकता है, कार्यवाही में भाग ले सकता है, संयुक्त बैठक में जा सकता है, किसी संसदीय समिति, हम लोग पढ़ेंगे बाद में संसदीय समिति क्या होता है, संसदीय समिति का अगर किसी समिति का सदस्य है तो वहाँ जा सकता है, बैठक में भाग ले सकता है, कुछ भी कर सकता है, लेकिन वोट वहीं देगा जहाँ का वो सदस्य है, ठीक है। मंत्रिमंडल के परामर्श से संसद के दोनों सदनों में राष्ट्रपति सदस्यों को मनोनीत करता है। इसका जैसे लोकसभा में 2 सदस्य और राज्यसभा में 12 सदस्य का जो मनोनयन होता है वो किसके सहायता से होता है, मंत्रिमंडल अर्थात प्रधानमंत्री के सहायता से होता है, ठीक है। अध्यादेश भी जारी करता है मंत्रिमंडल के परामर्श से। उसके बाद मंत्रिमंडल द्वारा ही आर्थिक नीतियों का अर्थात बजट, इस सब का निर्माण किया जाता है या किसी कर का आरोपण किया जाता है। ये सब सारी चीज़ों को हमने देख लिया, ठीक है। अब हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं मंत्री परिषद और मंत्रिमंडल के बारे में, ठीक है। चलिए 1 मिनट देखिए, हम हमेशा सुनते हैं मंत्रिमंडल मंत्रिपरिषद क्या है। तो देखिए सबसे पहले आपको बता दें कि पूरे भारत में, चलिए इसे नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे क्योंकि लेक्चर लंबा हो जाएगा, ऐसे भी आधे घंटे का लेक्चर हो गया। तो चलिए कल के लेक्चर में हम लोग देख लेंगे मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल के बारे में देख लेंगे, क्या उसमें अंतर है, किचन कैबिनेट के बारे में क्या अंतर है, और उसके बाद हम लोग फिर महान्यायवादी के बारे में देख लेंगे, और इस तरीके से हमारा पूर्ण रूप से संघीय कार्यपालिका खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए धन्यवाद। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगता है तो आप लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए, और अगर किसी तरीके के कोई दिक्कत होते हैं तो आप कमेंट करके बताइए ताकि इसे सुधार किया जा सके, ठीक है। तो हमने राष्ट्रपति देख लिया, उपराष्ट्रपति देख लिया, प्रधानमंत्री देख लिया, मंत्रिपरिषद देख लिया। अब इसमें कुछ मंत्रिमंडल और मंत्रिपरिषद के बीच में मौलिक अंतर को देख लेंगे, और महान्यायवादी, ये हमारा कल का लेक्चर हो जाएगा। थैंक यू।